देखिए, सबसे पहला बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ही सेफ है। अच्छा। एक्सरे के लिए हम मना करते हैं, सिटी स्कैन के लिए मना करते हैं, लेकिन सोनोग्राफी में ऐसी कोई रेज नहीं होती जिससे कि नवजात शिशु को या भ्रूण में पल रहे शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा हो। तो ये धारणा अपने मन से निकाल लेनी चाहिए कि सोनोग्राफी से हमारे बच्चे को कोई परेशानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि पहला सोनोग्राफी जो होता है वो यह देखने के लिए होता है कि बच्चे का धड़कन आई कि नहीं। ये प्रारंभिक 2 महीने में फर्स्ट सोनोग्राफी की जाती है। उसके बाद जब आपका डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं तब आपको करवाना चाहिए। यूजुअली हम चौथे महीने में एक सोनोग्राफी करवाते हैं जिसमें बेबी के सारे पार्ट्स ठीक से बने हैं कि नहीं ये हमें पता चलता है। ये सोनोग्राफी, इसे एनोमली स्कैन कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोनोग्राफी है क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ भी कंजेनाइटल परेशानी है, कोई पार्ट्स ठीक से नहीं बने हैं, तो कुछ हद तक सोनोग्राफी में पता चल जाता है। और ये अगर हमें पहले से ही पता है तो हम उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं। और वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमें पता चल जाएगा कि। और आगे चल के जो सोनोग्राफी होती है 7वें 8वें महीने में, उसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, उसका विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, बच्चों के चारों तरफ जो पानी होता है उसकी मात्रा ठीक है कि नहीं। अगर हम टाइमली ये सब चीजें पता कर सके तो टाइमली उसका इलाज किया जा सकता है। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तीसरा महीना जब होता है तो तीसरे महीने में ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। और दूसरा कि कुछ अलग से दवाइयाँ भी जो है डॉक्टर एक गर्भवती स्त्री को लिख कर देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे। जी, देखिए, प्रेगनेंसी के पहले जो 3 महीने होते हैं वो किसी भी महिला के लिए थोड़े कठिन होते हैं क्योंकि उस समय बहुत सारे शरीर में चेंजेस हो रहे होते हैं। उल्टियां होती है, खाने पीने का मन नहीं करता, और उसमें बहुत सारे मिथ्स भी है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। ये सब खाने पीने में किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि हर थोड़े थोड़े देर में आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना जरूरी है। उल्टी के डर से खाना नहीं खाना या खाना कम खाना ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पहले 3 महीने के दौरान। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में चूंकि इतना चेंजेस होता रहता है तो खाने पीने को लेके आपको जो पसंद आ रहा है उस समय बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट लेने की कोशिश ना करें, बस कुछ ना कुछ खाते रहे। हमारा एडवाइस यही रहता है कि खाली पेट ना रहे। जितना देर खाली पेट रहेंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। असली कारण एसिडिटी भी हो सकती है। एसिडिटी बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए हम ये सलाह देते हैं कि थोड़े थोड़े अमाउंट में जो पसंद आ रहा है, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है बस घर का बना हुआ फ्रेश खाना ले। बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए कहा जाता है क्योंकि अनहाइजीनिक होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो अननेसेसरी प्रॉब्लम में ना पड़े, इसीलिए हम बोलते हैं कि घर का स्वच्छ खाना खाएं। बिल्कुल, पौष्टिक भोजन जो कि दोनों के लिए बहुत जरूरी है उस समय। शुरुआती 3 महीनों में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में पारुल जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब समय है हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत सुनवाने की। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी। और श्रोताओं, इस गीत के बाद एक बार फिर हम आ गए हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारुल जैन से बातचीत के लिए। और हमारा आज का विषय है गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। तो डॉक्टर पारुल, अब आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान जैसा कि हमारी बातचीत हो चुकी थी दवाइयों को लेकर कि जब एक स्त्री प्लान कर रही है कि अब मुझे ये इस दौर से गुजरना है, तो इस पूरे सफ़र में उनको कुछ दवाइयाँ तो कौन सी देनी चाहिए, कौन सी नहीं। और कभी कभी होता है कि कुछ दवाइयाँ सूट भी करती हैं, कुछ नहीं। मतलब इसके बारे में थोड़ी आप। जी, देखिए, पहले 3 महीने में एक फॉलिक एसिड करके दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, वो रूटीनली लेनी चाहिए। एक मल्टीविटामिन है जो कि बच्चे को होने वाले कंजेनाइटल एनोमलीज को भी कुछ हद तक प्रिवेंट करती है। तो पहले 3 महीने हम सिर्फ फॉलिक एसिड ही प्रिस्क्राइब करते हैं। चौथे महीने से आयरन और कैल्शियम की दवाई दी जाती है जो कि पूरे 9 महीने तक चलती है। इवन डिलीवरी के बाद भी ये दवाइयाँ चलती है। आयरन और कैल्शियम
हमें जरूर ही लेनी चाहिए। कई लोगों का रहता है कि हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आयरन और कैल्शियम क्योंकि प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है, आपके पेट में, गर्भ में एक बच्चा पनप रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जरूर लेनी चाहिए ये दोनों दवाइयाँ। और इसके अलावा अगर हम ये जो आयरन और कैल्शियम अगर हम अन्य चीज़ों से भी प्राप्त करें तो वो कौन सी चीज़ें, मतलब ऐसा कौन सा हम भोजन है जो लें तो स्त्री को इसमें और मदद हो जाए? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आयरन के लिए जितने भी ये चना होता है, गुड़ होता है, गुड़ बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। अच्छा। तो भुंजा हुआ चना के साथ गुड़ ले सकते हैं। आप चुकंदर ले सकते हैं, चुकंदर किसी भी फॉर्म में आप ऐसे ले सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं। अनार बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। हरी भाजियां जितना लेंगे उतना अच्छा रहेगा आयरन बढ़ाने के लिए। और रही बात कैल्शियम की, कैल्शियम के लिए दूध जरूर पिए। प्रेगनेंसी में दूध सुबह शाम कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो अगर दूध नहीं ले पा रहे हैं आप, तो आप दूध के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, जैसे छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। उसके अलावा मखाना, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। और इन दोनों के अलावा प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए। चौथे महीने के उपरांत हम प्रोटीन में ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोटीन डाइट में आप दाल अच्छे से ले, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, तो दाल पे ज्यादा फोकस करिए। सब्जियों का पोषण आपके खाने में ज्यादा होना चाहिए और दाल का पोषण ज्यादा होना चाहिए। आप पनीर ले सकते हैं, छेना किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं और अंडा ले सकते हैं। डॉक्टर पारुल, आपने आयरन कैल्शियम के बारे में और उसके दवाइयों के अतिरिक्त हम भोजन के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक सवाल जो मेरे मन में अभी आया कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी ऐसा होता है कि हमें किसी समारोह में जाना होता है और फिर ऐसा लगता है कि अरे अभी जाएं कि नहीं, क्योंकि 3 महीना चल रहा है या फिर आगे का जो भी 1 महीने होते हैं उस महीने में यात्रा या सफ़र करना स्त्री के लिए, मतलब किस तरह से वो मैनेज करे, किस तरह से वो सफ़र पर जा भी सकती है और किन सावधानी, मतलब किन बातों का उसे उस समय ध्यान रखना चाहिए? पहले 3 महीने यूजुअली बहुत क्रूशियल रहते हैं। उस समय हम किसी भी प्रकार का एक्सर्शन या सफर को अवॉइड, अगर आप कर सकते हैं अवॉइड तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप अवॉइड कीजिए सफर, क्योंकि पहले 3 महीनों में जब भ्रूण पनप रहा होता है तो अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर फिर भी आपको करना पड़े तो जितना भी रोड ट्रैवल है वो कम से कम हो, ट्रेन से या फ्लाइट से सफर करना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अननेसेसरी जर्क्स को हमको कम से कम रखना है। तो कभी भी अगर आप जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद का ट्रांसपोर्ट लेके चले, जिससे कि आपके हाथ में कंट्रोल रहे, आप धीरे से आराम से जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज्यादा एक्सर्शन अवॉइड करने बोलते हैं, लेकिन एक्टिविटी आप नॉर्मल रख सकते हैं। आपको ट्रैवल अगर बहुत ज्यादा जरूरी भी है तो जो जैसा मैंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करके आप गाड़ी से भी जा रहे हैं तो सावधानी बस इतनी रखनी होती कि कोई भी जर्की मूवमेंट्स ना हो, एकदम से ब्रेक लगा दिया, झटका लग गया, ये सबसे बस बच के रहना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी कि हमें जर्क ना लगे और अपने आप को जितना हम सुरक्षित रख कर यात्रा कर सके, तो बिल्कुल। और अब आगे सवालों का एक दौर जो चल रहा है, और इस बीच में एक और सवाल ये आ रहा है कि चूंकि हार्मोन्स बदलाव जो इस दौर में होता है, तो स्त्री का कभी कभी मूड कहते हैं स्विंग होना या चिड़चिड़ापन या गुस्सा, ये प्रेगनेंसी के समय भी होता है और जब प्रसव ये प्रक्रिया हो जाती है तब भी होता है, तो इसके क्या कारण है? ये इसका बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, उसके कारण मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि थकान रहती है, उल्टियां हो रही है, एक और जीव आपके अंदर है जिसको सावधानी आपको रखनी है, उसका भी ख्याल रखना है। तो इन सभी चीजों के कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। डिलीवरी के पश्चात भी, क्योंकि नवजात शिशु है, उसका आपको उसके हिसाब से आपको रहना है, वो जब सो रहा है अपनी दिनचर्या पूरी बदल जाती है, उसके कारण महिलाओं में चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं उनके पार्टनर से कहना चाहती हूँ और उनके घर वालों से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा उनको भी उनके लिए समय
थोड़ा मैनेज करके उनको भी उनके लिए समय दी जाए, उन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। शिशु का जन्म केवल एक स्त्री के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए है। पूरे परिवार को उस टाइप से सपोर्ट करना चाहिए जिससे महिला भी अपने लिए कुछ समय निकाल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस गीत के बाद डॉक्टर पारुल, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं गर्भावस्था की उस प्रक्रिया की ओर। और अगला सवाल मेरा ये है कि प्रेगनेंसी में चूंकि गर्भ में एक और नन्ही जान पल रही है, तो उस समय अक्सर जो है चिकित्सक वजन जो है वो जब चेकअप के लिए जाती है स्त्री, तब वजन करवाया जाता है। तो वजन किस तरह से, कितना, और उस पूरे हर महीने में वजन का कुछ एक वो रहता है कि हाँ इतना होना चाहिए, कि स्त्री को ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ने का जो प्रक्रिया रहती है वो बहुत ही ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस रहता है। नॉर्मल जो एक रेंज है प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 14 किलो किसी भी महिला का बढ़ना चाहिए। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी से पहले वजन कितना था। अच्छा। अगर आप नॉर्मल रेंज में हैं, आपका वजन जितना जो हम BMI बोलते हैं वो आपका नॉर्मल रेंज में है, तो आपका 10 से 12 किलो 9 महीने में बढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से ही ओवरवेट है तब वजन 8 से 10 किलो बढ़ना चाहिए। और अगर आप अंडर वेट है, आपका वजन अगर प्रेगनेंसी से पहले बहुत कम है, 40 से कम है, तो आपका प्रेगनेंसी के दौरान 12 से 14 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। इसमें भी पहले 3 महीने में उल्टियों के कारण और जी मचलना और खाने का मन ना करने के कारण कुछ लोगों का वजन कम भी होता है 2 से, और लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें थोड़ा वजन तेजी से बढ़ता है। समस्याएं आती है और इसके कारण प्रेगनेंसी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कहा, थायराइड, जिसको भी थायराइड रहता है उसकी वजन अधिक वृद्धि होती है। और अच्छा। दूसरा एक रीजन जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है शुगर, या शुगर की परेशानी प्रेगनेंसी आपको ये दोनों टेस्ट जरूर से करवाने चाहिए। तो ये एक टेस्ट जो आपने बताया कि ये हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है कि करना है कि शुगर और थायराइड का। और दूसरा जो बॉडी में स्वेलिंग आती है उसके भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी लास्ट के 3 महीने में थोड़ी पैरों में सूजन आना वो स्वाभाविक है। लेकिन आपका अगर सूजन ज्यादा हो रहा है या पहले से ही 6वें महीने से ही स्टार्ट हो रहा है, तो एक आपको डायबिटीज का ध्यान रखना, और दूसरा रक्तचाप जब भी बढ़ेगा हमारा तो उसमें भी सूजन आने लगता है बॉडी में। और तीसरा चीज रहता है हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी। तो ये तीनों चीजों का जांच अवश्य से कराना चाहिए। तो रक्तचाप, डायबिटीज और हीमोग्लोबिन, ये तीनों ही चीजों का ध्यान हम रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और बात जो हमेशा आती है कि जब शुरुआत होती है तो एक स्त्री अलग होती है, धीरे धीरे कई बदलावों के साथ वो निखर भी जाती है। एक मातृत्व का वो जो एक आनंद है उसके चेहरे पर दिखाई देता है, पर बावजूद उसके स्किन और त्वचा की जब हम बात करें तो इसमें भी एक महिला के मन में कई तरह के संदेह होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि बदलाव हो रहे हैं तो स्किन का भी एक अलग रूप होता है, और जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ त्वचा में अलग तरह के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तो आप बताएं कि किस तरह उनको हम होने से बच सकते हैं और एक अच्छी एक काया जो है वो स्त्री की रहे। जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके स्किन में भी चेंजेस होते हैं। हम ज्यादातर सुनते हैं प्रेगनेंसी ग्लो के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के चेहरे में अलग सी चमक रहती है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों में चमक आती है और कुछ लोगों में थोड़ा सा काले धब्बे जैसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं गाल में, गले में, ये सब जगह थोड़ा सा डार्कनेस होने लगती है। लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सब चिन्ह होते हैं और डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही निकल जाते हैं, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरा एक स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो स्ट्रेच मार्क है, क्योंकि
धीरे धीरे जो पेट बढ़ता है, पेट निकलता है, उसके कारण वहाँ की त्वचा बहुत खिंचती है। हर महिलाओं की स्किन अलग होती है, उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेच मार्क आएंगे कि नहीं। इसे पूरे तरीके से हम ना होने दे ऐसा उतना संभव नहीं है, लेकिन हाँ हम इसके कम कर सकते हैं। पहला सावधानी ये रखना है हमें कि अपने शरीर को नम रखना है। जितना हम हाइड्रेटेड रखेंगे, जितने अच्छे से पानी पिएंगे, उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज है कि स्ट्रेच मार्क्स आते हैं डिहाइड्रेशन के कारण और शरीर में रूखापन होने के कारण। तो किसी भी प्रकार का तेल आप यूज कर सकते हो, नारियल तेल, सरसों तेल, अपने पेट मतलब में घरेलू उपाय वो भी कर सकते हैं आप। कोई भी मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजर या तेल पूरे बॉडी में, आपके पेट में, छाती में, इन सब जगह लगाने से आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। और तीसरी बात है, इसमें बहुत खुजली होती है, स्ट्रेचिंग के कारण बहुत खुजली होती है, और अगर आप उसको खुजलाएंगे नाखून से तो वो चीजें बढ़ती है। तो जब भी खुजली हो तो उसको नारियल तेल या फिर मॉइस्चराइजर से दबाने की कोशिश करें, और हल्के हाथों से बस हाथ फेरे, नाखून से उसे ना खुजलाए। इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आखिर में यही बात कि अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर पारुल, गर्भावस्था के शुरुआती दौर से लेकर प्रसव तक इस पूरे सफर में स्त्री के मन में उठने वाले कई सवालों को, आशंकाओं को आपने बड़ी ही खूबसूरती से और सहजता से हमारे श्रोताओं को बताया, उसका समाधान भी हमें दिया, और आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। मैं भी सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस इतने अच्छे टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी से घबराएं नहीं, सही समय पे सही सलाह लेते रहें तो आपका पूरा प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर बन जाएगा। जी, तो श्रोताओं, इसी के साथ आज डॉक्टर की सलाह इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।